हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रगति कुमारी। आपका प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको एमसीक्यू कोलकाता एमसीक्यू सेट एग्जाम पार्ट 2 कराने वाली हूँ, जो 19 जनवरी 2020 में हुआ था। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ, उसे भी देखना ना भूलिए। और ये सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली नेट एग्जाम के लिए है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज और जनरल साइंस भी है। चलिए देखते हैं। द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नोन, यानी उसकी स्टडी करना या उस कम्युनिकेशन की स्टडी करना जो टाइम के रोल को प्रेजेंट करता है, जिसमें टाइम के बारे में बात होती है। ये सारे ही कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें वर्डिंग और राइटिंग का यूज नहीं किया जाता है। नीचे से देखते हैं काइनेक्स कम्युनिकेशन को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किसी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, या जब पढ़ाते समय हम बॉडी लैंग्वेज, हाथ को हिलाना या इशारे करना हाथों से, ये सबको क्या बोलते हैं? काइनेक्स कम्युनिकेशन, यानी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। पैरा लैंग्वेज जब अपनी वॉइस, यानी आप कह सकते हैं अपने बिहेवियर, अपने हाव भाव के थ्रू किसी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। और आता है सेमोटिक्स, जब आप अपने जैसे कि साइन मतलब जानते हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग की जब साइन बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं रोड पे या कहीं भी, तो नो पार्किंग, ये सब साइन क्या होते हैं? ये सब साइन होते हैं सेमोटिक कम्युनिकेशन। इसमें बोलने की बात नहीं होती है। इसमें एक सिगरेट लगा देता है, उस पर कट कर दिया जाता है। या रेड लाइट की साइन, जब आप रेड होता तो आप जाते हो, ग्रीन होता तो क्या, सॉरी रेड होता तो रुकते हो, और ग्रीन होता तो क्या करते हो? जाते हो। तो क्या आपको कोई बताता है भाई रुको, रेड है मत जाओ? नहीं ना। ये क्या होता है? एक तरीके की साइंस में सब लोग समझ जाते हैं। अब देते हैं ये क्रोनोमिक्स ही टाइम लैंग्वेज के बारे में बात करता है कि कौन से टाइम पे किस तरीके की कम्युनिकेशन करनी है। ये टाइम लैंग्वेज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, देखिएगा इसमें सारे ऑब्जेक्टिव सही लगेंगे, लेकिन आपको बेस्ट क्वेश्चन कहते हैं बेस्ट ऑप्शन सर्च करना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। स्कोरिंग ऑफ हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, क्या हर एक टीचिंग का एक यही उद्देश्य रहता है कि आपके मार्क्स हाई हो? आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्या? सबके मार्क्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टॉपर नहीं थे, तो क्या वो सही उन्होंने अपनी लाइफ में काम नहीं किया ना? तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंसान के हाई मार्क्स हो तो ही उसको सारी नॉलेज हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीटिंग द सिलेबस टोटली, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए एक टीचिंग का उद्देश्य होता है। ये भी है, लेकिन इज नॉट ए मेन ऑब्जेक्टिव। चलिए, हेल्पिंग टू गेट सुटेबल प्लेसमेंट, ठीक है मदद करता है, लेकिन इज नॉट ए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब है क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। यस, आपको ऐसे लर्नर्स को क्रिएट करना है जो लंबे समय तक चले। लंबे चलने का मतलब ये है कि जिनके बिहेवियर में चेंज हो। जब स्कूल में जाते हैं तो हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन जब हमें सिखाया जाता है तो हमें लिखना पढ़ना आ जाता है, यानी हमारे बिहेवियर में चेंज हो चुका है। उसी तरह और भी कई चीजें तरीके की चेंज होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग लर्नर को करने चाहिए, टीचिंग में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर। इससे पहले कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जियोलॉजिकल डिजास्टर का कौन सा पार्ट नहीं है। जियोलॉजिकल डिजास्टर का मतलब है कि जो धरती से डिजास्टर होती है, मतलब जो धरती से पोल्यूशन उत्पन्न होता है, ये धरती के कारण धरती से जो डिजास्टर होती है। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं कि जियोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं भूवैज्ञानिक आपदा। अब भू मतलब धरती, आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे सिनोनियम, तो पता होगा कि भू का मतलब होता है धरती। तो धरती से होने वाली कौन कौन सी डिजास्टर नहीं है। जहां तक मैं जानती हूँ, अगर लोग सोचेंगे कि सुनामी नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि भाई ये तो समुद्र में होता है। लेकिन सुनामी आता ही समुद्र के अंदर कोई अर्थक्वेक से, मतलब जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है ना, तो उसे बोलते हैं सुनामी।
अर्थक्वेक क्या होता है वो तो आपको सबको पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, जो कि कल दिल्ली एनसीआर में 3.5 की गति से आया भी था, यदि किसी को ध्यान हो इस बारे में तो। ठीक है, तो इसे कहते हैं अर्थक्वेक। अब बचा ये सी सर्ग। सी सर्ग क्या होता है? सी सर्ग होता है कि जब समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाता है ना, अर्थक्वेक के कारण नहीं, समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाता है किसी भी चीज के कारण, लाइक ग्लेशियर्स पिघल गया या किसी तरह का बांध उसमें खुल गया, तो समुद्र का जब लेवल बढ़ जाता है ना पानी का लेवल, तो उसे बोलते हैं सी सर्ग। इसके लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी। पहले एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए। अरे नहीं आया, हाँ ये देखिए, ये नेचुरल डिजास्टर जिसे कहते हैं कि जो इसे हम जियोलॉजिकल डिजास्टर भी कहते हैं। ये जो हो रहा है ना, ये पहाड़ में से धुआं निकल रहा है, ये क्या है? क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? ये निकल रहा है ज्वालामुखी, जिसमें आप इसे कह सकते हैं वॉल्केंस। ये ही है वो। इस ज्वालामुखी तो धरती से ही फटता है ना, तो ये तो जियोलॉजिकल डिजास्टर हो गया। अब आप कहोगे मैम सी सर्ग भी दिखाइए, चलो भाई आपको सी सर्ग भी दिखा देते हैं। देखिए ये है, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है ना, तो रास्ते पानी ये सब आने लगता है, इसे सी सर्ग भी कहते हैं। कुछ और पिक्चर्स दिखाती हूँ मैं आपको जो एकदम रिलेट करेगी। देखिए, ये समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे पानी अपने लेवल से ज्यादा हो गया, वो समुद्र में होना चाहिए। ये नहीं कि नदी में पानी का लेवल बढ़ गया तो उसे आप सी सर्ग करें। सी का मतलब होता है समुद्र, पानी का लेवल बढ़ जाने के कारण। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे ही चलते हैं हम लोग। ये आंसर आपको मिल गया होगा कि कौन सा नॉट पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर, तो कौन सा नहीं है? सी सर्ग। सी सर्ग है जो कि नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात और, नेचुरल डिजास्टर्स के कई टाइप्स भी हो सकते हैं, जो ह्यूमन से रिलेटेड हो और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो ये भी होता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इतना आप समझ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये देखिए कौन सा क्वेश्चन आया, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन फेयर। इसमें से कौन से लेयर को ओजोन फेयर कहते हैं? ओजोन फेयर से कहते हैं जिससे कि सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे बचाने के लिए जो लेयर्स हेल्प करती है, जो लेयर्स हमारी जो लेयर्स धरती को सुरक्षित रखती है, उसे कौन सी लेयर कहते हैं? तो यहाँ से एक मैं जानने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा दूं। ये देखिए, ये कुछ लेयर्स की पिक्चर्स हैं। ये एक पहला लेयर जो सबसे धरती के एकदम करीब होता है उसे कहते हैं ट्रोसोफेयर, जो उससे थोड़ी सी दूरी पे होता है। जो एकदम करीब होता है वो होता है 12.5 मिलियन। इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 30 मिलियन की दूरी पे होता है, सॉरी 31 मिलियन की दूरी पे होता है। मेसोफेयर जो कि 58 मिलियन की दूरी पे होता है। थर्मोस्फेयर जो कि 300 यानी 300 मिलियन की दूरी पे होता है। और एक्सपोस्फेयर जो कि अबोव द 300 फेयर होता है। एटमोस्फेयर को बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में बहुत तरीके की गैसेस होती हैं, ये सारी गैसेस ही हैं। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं कि ये गैसेस क्यों धरती के आसपास घूम रही है, धरती से अलग क्यों नहीं चल रही और भी किसी चीजों पे क्यों नहीं है? क्योंकि धरती के पास एक पावर है। अब पावर क्या है? धरती के पास पावर है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। उसी के कारण ये लेयर्स इसके आसपास घूमती रहती हैं। अब देखिए जो ट्रोसोफेयर है, ये इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं शोभ मंडल। इसके आसपास या इसी लेयर के अंदर जो मौसम में परिवर्तन होता है ना, लाइक कल मौसम में कितना तेज परिवर्तन हुआ था, दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये इसी लेयर्स के अंदर अंदर होता है। देख रहे हैं बादल बन रहे हैं ना, आप दिख रहे हैं ना बादल बन रहे हैं और बलून्स उड़ रहेंगे इसमें। ठीक है, तो इसी लेयर के अंदर अंदर होता है। और फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का जो मेन काम है ना, जिसे बोलते हैं समताप मंडल, इसका काम होता है ओजोन लेयर फॉर्म। मतलब यही वो लेयर है जो धरती की हम किरणों से हमें बचाता है, जो हमें किरणें नुकसान देती हैं। और इस लेयर्स और इसके बीच में जो उड़ता है, देखो ये हवाई जहाज उड़ रहा है ना, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट इसी लेयर के बीच में उड़ते हैं। अब आ जाते हैं, ये देखो ये जो गोला दिख रहा है आपको आग का, एक तरीके की वो सूर्य की किरणें जिससे कि ये हमें सेव करेगा ये लेयर।
इसे कहते हैं समताप मंडल, यानी तापमान को बना के रखेगा। अब आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर मैंने बताया कि ये 58 मिलियन की दूरी पे है और इसे हिंदी में बोलते हैं मध्यम मंडल। अब ये क्या है, इसके बीच क्या होता है, इसके बीच क्या होता है, रॉकेट होता है, रॉकेट वो उड़ते हैं मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में। अब थर्मोस्फेयर क्या है, थर्मोस्फेयर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, मतलब बहुत ही तापमान कम होता है, इसलिए बोलते हैं आयन मंडल। और नेक्स्ट होता है एक्सपोस्फेयर। एक्सपोस्फेयर में क्या होता है, सैटेलाइट्स वगैरह जो हम देखते हैं ना, हम सैटेलाइट्स लगी हुई है, इंडिया की सैटेलाइट्स, अमेरिका की सैटेलाइट्स, वो इसी फेयर्स में होती है और इसे बोलते हैं भार्य मंडल। तो आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो बहुत ही सिंपल हो गया भाई कि कौन सी लेयर ओजोन फेयर के नाम से जानी जाती है, इसे जानी जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। एक मिनट रुकिएगा जरा, आ नहीं रहा है, थोड़े 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, सी, हाँ जी बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन है NMEICT, फुल फॉर्म बतानी है इसकी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी नेट में एग्जाम आते हैं वो करंट अफेयर ये नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री कहाँ गए, कब गए, क्या करने गए, या राज्य में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य या किसी भी दूसरे राज्य के हमारे सीएम कहाँ गए, उनका कोई मतलब नहीं है। हमारा जो करंट अफेयर आता है ना, वो आता है एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड NMEICT, आईसीटी का तो मतलब समझ ही गए होंगे, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NME का क्या मतलब है, तो इसका राइट आंसर है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। चलिए मान लो हमें इसके बारे में नहीं पता, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। मैं आंसर पहले इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है काफी बच्चों ने इसके बारे में ना पढ़ा हो, तो मैं आपको इसका आंसर ही बता देती हूँ। ये आ नहीं रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। अगर आपको ना भी पता इसका आंसर तो ये तो पता ही होगा आईसीटी के बारे में। तो आप ये खुद सोचिए, एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है तो ई लर्निंग, एजुकेशन में तो लर्निंग भी आती है और टीचिंग भी आती है, तो खाली ई लर्निंग तो नहीं होगा। गवर्नेंस को रूल्स रेगुलेशंस की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे, और कॉमर्स को व्यापार की बात भी नहीं हो रही, तो सिंपल सी आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बस इतना ही कहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज को दिखा सके, समझा सकें। और थैंक यू, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयारी कराऊंगी। इसी तरह कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज की तैयारी भी करते रहेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन भी चलती रहे और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा, हमें एक क्रिएटर लर्नर चाहिए, ना कि सिलेबस कंप्लीट कराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम और घर से बाहर मत निकलिए जब तक जरूरत ना हो, प्लीज। यहाँ पे लर्निंग ही करनी सबसे बेस्ट तरीका है फिलहाल। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।